नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा वक्फ कानून पर सुप्रीम सवालों को लेकर के है, क्योंकि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा को लेकर के चिंता प्रकट की है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा इस पूरे मामले को लेकर, जहां सरकार अपनी तरफ से कोर्ट में कल अपना पक्ष रखेगी। अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, वक्फ बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें आज दी। इसी पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट है। वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। वक्फ बाय यूजर पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम प्रावधान पर भी सवाल। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। तो इनके मेन चीज थी 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुनवाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं। वक्फ पर सुप्रीम सवाल। तो वक्फ कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कुछ लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसके समर्थन में भी है और ये भी कह रहा है कि वक्त के साथ साथ बदलाव जरूरी थे और ये कानून लागू हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात आज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम फैसला करेंगे यहाँ पर और हम सभी पक्षों को सुनेंगे, देखेंगे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ पंकज शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कुछ ही देर में मितुल जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहरहाल शाहिद हसन हमारे साथ हैं, सदस्य हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शाहिद साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिरकार आज जो सुनवाई हुई है, तमाम दलीलें दी गई है, कैसे आप इसे देखते हैं? और इसके साथ साथ क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी को या जो लोग विरोध कर रहे हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना? सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो मंजूर होगा ना? इसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जो वादी हैं, पिटिशनर्स हैं, उनका मेन कहना ये है कि ये जो एक्ट पास किया है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का क्लियर कट वायलेशन है। मेरा भी ऐसा मानना है। देखिए, ऐसा है कि ये वक्फ एक्ट जो पास हुआ है ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही गलत तरीके से पास किया है और ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने जो है इस वक्त की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। वक्त की डेफिनेशन को इसलिए चेंज कर दिया कि इन्होंने पहले तो ये थी वक्त की डेफिनेशन कि कोई भी आदमी अपनी चल अचल संपत्ति को धार्मिक पर्पज के लिए, रिलीजियस फायर पर्पज के लिए वक्फ कर सकता है। लेकिन अब इन्होंने इसकी डेफिनेशन को चेंज करके ये कर दिया कि एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर द लास्ट 5 ईयर, जो 5 साल से मुसलमान है वही वक्फ कर सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष ढांचा अपने अपना है, संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उस पर ये हमला है।
और इसके तो अंदर इस जो पर है सर इन्होंने सिर्फ- शाहिद साहब समर्थकों की भी अपनी एक दलील है, अपना तर्क है कि भाई आप ऐसे तो इसको धर्म से जोड़ रहे हो, लेकिन जमीन चाहिए आपको किसी की भी, उसमें कोई किसी को इनकार नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम भी अपनी जमीन, तो उस पर आप अधिकार जता देंगे वक्फ के नाम पर। पहले पुराने जमाने या आपका आपका सवाल सही है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने भी जमीनें वक्फ के लिए दी हैं, मंदिरों के लिए भी दिए, देवस्थान के लिए भी दिए, और नवाबों ने भी देवस्थान के लिए दिए, और इसी तरह से मुस्लिम ने भी देवस्थान के लिए, मंदिरों के नहीं, लिए जिन्होंने जमीन दी है तो उनका ऐसा तो है कि रिकॉर्ड है ना, मेरी प्रॉपर्टी मेरी किसी है। राजा ने दी है उसका तो रिकॉर्ड है ना, इतिहास के हाँ, अंदर बिल्कुल। कोई अभिलेख है या फिर कोई दस्तावेज है, वो तो है ही ना। फिर क्यों कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास कागज हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन की बात मैं जहाँ करूँ, तो उसमें इन्होंने वक्फ बाय यूजर, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि आप वक्फ बाय यूजर को खत्म कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि कोई मस्जिद जो है बाय यूज से वक्फ है, किसी मस्जिद में अगर 100 साल से 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, अगर उसके पेपर नहीं भी है तो वो यूज से वक्फ है। इसी तरह से किसी कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं तो वो यूज से वक्फ है। ठीक है। इसी तरह से दरगाह के अंदर फातिहा पढ़े जाते हैं तो वो यूज से वक्फ है। तो अगर वो दर्ज नहीं भी है तो वो यूज से वक्फ है, तो वक्फ बाय यूजर के लेकिन कोई clause को खाली खत्म मैदान करना पड़ा और बिल्कुल वक्फ गलत बोर्ड कह दे कि ये वक्फ की है। नहीं, ये वो चीज बिल्कुल गलत है। ये इसका गलत गलत है ना? फैलाया जा रहा है कि साहब वक्फ बोर्ड वाले कहीं भी जाके अपना बोर्ड लगा देते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा है कि वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए नहीं, एक पूरा सुप्रीम कोर्ट ने procedure ये भी कहा है prescribed सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कई मामले इस तरह के आए भी हैं, सारी चीजें तो गलत नहीं है। नहीं, देखिए उसके लिए कोर्ट है। देखिए इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल मेरा है, सवाल उसके लिए यही तो हाई था कोर्ट कि है। कोर्ट पर तो भरोसा है ना, इसको तो मंजूर करते हैं ना सब लोग। हाँ, कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं। कोर्ट पे बिल्कुल हमें भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, बिल्कुल है, हमें है। जी। लेकिन अब ये वक्फ ट्रिब्यूनल को ही नहीं, फिर वक्फ कहीं ट्रिब्यूनल का शाबानो केस composition ही जैसा कहने change लग कर जाए रहा है। कि नहीं साहब पहले कोर्ट वक्फ इसमें ट्रिब्यूनल फैसला, ये तो धार्मिक मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अगर कोर्ट पे ही भरोसा है तो फिर शाबानो में क्या हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि शाह बानो के केस में उनका कहना ऐसा कि ये हमारे जो है शरीयत के खिलाफ फैसला हुआ है। सर, इसलिए विरोध सरकार करने ने वाले जो है तो इस ऐसे ही फैसले कह को देंगे। जो मित्तल बदलने के कानून बनाए। साहब आज की दलीलें और आप कैसे देख पा रहे हैं कोर्ट में? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में अहमद जो सुनवाई हुई, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हम बात देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये जानना चाहा कि जब कोई चीज कानून संसद में पास हो जाता है, राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकता है? कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना नजरिया है, लेकिन मैं इसको लोकतंत्र की खूबसूरती भी मानता हूं कि जो देश में कानून बन गया, जो संसद में पास हो गया, जिसमें राष्ट्रपति की मोहर लग गई, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या नाम से विचार विमर्श कर रहा है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये दो जो जितने भी याचिकाकर्ता है, 73 याचिकाकर्ता, उनके जो वकील है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, उन सबसे ये जानना चाहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है हेमंत, कि जो चीज संसद से पास हो गई है, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मुद्दों पर सुनवाई करता है जिसमें यह माना जाए कि इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है। लेकिन यदि कोई चीज संविधान के अनुरूप है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में क्या नाम से लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसको बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर जो हिंसा हो रही है, खासतौर से जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चिंता जताई है। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ का नाम से नए कानून के विरोध में जो हिंसा हुई, उसमें 1000 से ज्यादा हिंदू जो है वो शरणार्थी शिविरों में और रहने को मजबूर हो रहे और कई लोगों की वहां लगातार हत्या हो गई। एक बात और जो आज क्या नाम से हेमंत सुनवाई के दौरान जो निकल के आई, देखिए जो तर्क रखे गए, हेमंत मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, आज जितने भी तर्क रखे गए ये वही तर्क है जो संसद में विपक्ष के विधायकों ने पहले रख दिए थे, वही तर्क आज फिर रखे गए। लेकिन एक बात आज अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत क्या नाम से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि क्या नाम से जो 25 मतलब जो पूरी जो संपत्तियां हैं वक्फ की, उसमें से 50% जो संपत्तियां हैं उसका वक्फ से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने वक्फ का मतलब कि उसको किसी ने दान नहीं दिया है, उसको किसी ने क्या नाम से अल्लाह के नाम पर घोषित नहीं किया है,
ये वो संपत्तियां हैं सरकार की जिन पर यूज हो रहा है, चाहे वो हम मस्जिद के रूप में ले लें, चाहे किसी कब्रिस्तान के रूप में ले लें, चाहे किसी ईदगाह के रूप में ले लें, वो सारी की सारी वो संपत्तियां। मतलब पहली बार ये बात निकल के आई है कि देश में वक्फ की 50% संपत्ति जो है वो वक्फ की संपत्ति नहीं है, वो क्या नाम से यूज के हिसाब से लगातार होती आ रही है। एक बात जो क्या नाम से कपिल सिब्बल ने कही, देखिए हेमंत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि जो क्या नाम से इस्लाम का जो कानून है, उनका जो अपना नजरिया है, जो उनका धर्म है, वो क्या नाम से उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये देश के कानून से ऊपर है। मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से ऐसा नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सब चीजों को देखेगा भी कि क्या कोई देश के कानून के ऊपर भी क्या नाम से कोई बात हो सकती है। अब क्या नाम दो तीन बातें और आई है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि क्या नाम से जो कमेटी बनेगी, जो सरकार जो कमेटी बनाएगी, उसमें गैर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होगी। अब ये बात निकल के आई है कि मात्र दो जो है वो गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर कोई सदस्य नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आज इस तरह से कहा गया कि साहब अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जस्टिस विश्वनाथन ने हिंदू एक्ट का भी यहाँ पर हवाला दिया। कुछ शाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है, उसमें पहले 9 मेंबर होते थे, 9 के 9 मेंबर पहले मुस्लिम हुआ करते थे। अब क्या है कि देखिए, ऐसा है कि उन्होंने 11 मेंबर उन्होंने बनाने की बात करी है। 11 में से सिर्फ 3 ही मुस्लिम होंगे, मतलब जो मुस्लिमों का जो है वो 3 ही मुस्लिम होंगे, 8 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को, वह प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का अधिकार साहब तो कह रहे हैं कि सिर्फ दो गैर मुस्लिम होंगे। दो है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इलेक्टेड, पहले अभी जो वक्फ बोर्ड है उसमें 5 जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 4 सरकार की द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, 5 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। वो सारे के सारे शाहिद साहब फिर मैं उसी पे आ जाता हूं कि ये पहले से जब चल रहा है ये रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य रहा है पहले से 1995 से भी, तब अब उस पे बिल्कुल है, तो तब उस पर अब हाई तौबा क्यों है? उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये इससे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरे धर्म का हस्तक्षेप हो जाएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब इस तरह की बातें क्यों उठ रही है? मैं आता हूं सर एक बार पंकज शर्मा जी पंकज शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने तो इनकार कर दिया है रोक लगाने से। देश की संसद ने कानून बनाया, उससे पहले सभी ने विचार विमर्श किया, बड़ी डिबेट हुई, तर्क वितर्क हुए, कानून बन गया, अभी भी विरोध के मायने क्या है फिर? देखिए, विरोध के मायने हेमंत जी, जब ये बिल आ रहा था संसद में, उससे पहले भी लगातार आपने देखा होगा कि जेपीसी बनी, और जेपीसी में जो हमारे विपक्ष के जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो सुझाव थे, सजेशंस थे, वो नहीं माने इन लोगों ने, केंद्र की सरकार ने नहीं माने। उसके अलावा जो डिसेंट नोट्स थे उन पर भी कोई बात नहीं की, वो डिसेंट नोट्स को भी इन्होंने नकार दिया, एक सिंगल डिसेंट नोट को भी इन्होंने कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष के नेताओं के सभी सजेशंस को एक तरह से इग्नोर किया है, और उसके बाद आप देखिए कि लगातार क्वेश्चंस रेज करते रहे कि ये जो लगातार झूठ भी बोलते रहे। आप देखिए, ये कह रहे थे कि डिजिटलाइजेशन, तो इनके मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि ऑलरेडी 99% का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार ये ट्रिब्यूनल के मामले में लगातार झूठ बोलते रहे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, उस पर इनमें वो अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से भी करते आए हैं कि अप्रोच कर सकते हैं। और आज भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणियां की हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से हिंदू कोड की बात कर ली जाए, अगर आप ये, क्योंकि देखिए आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है और सब पे लागू होता है, किसी हिंदू पे, मुस्लिम पे, सब पे लागू होता है, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब पे लागू होता है। आर्टिकल 26, 25 ये भी अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज करना हो, एसेट्स को जो मैनेज करना हो, उनको परोपकार के लिए यूज करना है, संसाधनों को किस तरीके से यूज करना है, ये लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम सदस्य उसमें होंगे, जो कि वक्त के बारे में कह रहे हैं, और उसका जवाब तो आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है, तो फिर क्या होगा? क्या हिंदू जो मंदिर है, तिरुपति का मंदिर हो या राम मंदिर हो, उनमें कुछ ऐसा होगा? आपको हेमंत जी एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि जो राम मंदिर बना था, उसमें जो बना है, पूरा बोर्ड बना है, उसमें आप देखिए कि जो सेंटर से एक आईएएस होगा वो भी हिंदू होगा, जो राज्य से आईएएस होगा वो भी हिंदू होगा। उसमें यह भी था कि डीएम अगर गैर हिंदू है तो फिर जो असिस्टेंट कलेक्टर है उसको वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। तो जिस तरीके की बातें, तो ये तो सभी धर्मों पे लागू होती है, कमियां और खामियां। अगर इस पे चर्चा सही समय रहते हो जाती, तो आज ना तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो 100 से ज्यादा लगी वो लगती। वक्फ संशोधन कानून की तुलना में राम मंदिर कहां से आ गया?
देखिए हेमंत जी, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर है तो फिर जो चीजें हैं वो सभी धर्मों के लिए अप्लाई होगी ना। नहीं, क्या आप खुद सोच करके देखिए, क्या राम मंदिर से वक्फ संशोधन कानून की तुलना जायज है क्या? नहीं, कानून की तुलना कोई जायज नहीं कर रहा। यहाँ जो क्वेश्चन है, अगर मेंबर्स की बात करें, मैंने आपको कहा कि जो सवाल नहीं सुनिए, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए हेमंत जी, ये पूरे बिल का किसी ने भी एक तरह से ओपोज नहीं किया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ओपोज किए गए हैं और वही पॉइंट्स आज सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए हैं। आप अगर वक्फ बोर्ड बनाने की जो प्रक्रिया हो उस पर क्वेश्चंस किए गए हैं। जो पुरानी वक्फ संपत्तियां हैं, जो 14वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी की जो संपत्तियां हैं, उनके दस्तावेज कैसे लेंगे, उनको कैसे रजिस्टर करेंगे, कुछ तो तरीका होगा। उसके अलावा बोर्ड मेंबर्स में भी जो आप गैर मुस्लिम को लाने की बात कर रहे हो, 22 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 मुस्लिम होंगे, बाकी गैर मुस्लिम होंगे, तो उनको किस तरीके से आप रखेंगे? तो क्या वो फैसले लेंगे? और फिर अगर लोग जो संसद के भी कुछ मेंबर्स को, जैसे 3 मेंबर्स हैं, बिल पारित हुआ ना भारत की बहस को संसद के चुने हुए लोगों ने, बहस के बाद कानून बनाया ना। अगर विपक्ष के लिए ये प्रायोरिटी का मसला था तो फिर राहुल गांधी ने ये तर्क क्यों नहीं दिए खड़े होकर के सदन में? प्रियंका गांधी सदन में क्यों नहीं थी वोटिंग के दौरान? या तो इस पर सिर्फ राजनीति करते हैं इसलिए हमारी नहीं, सुन लीजिए, नहीं राजनीति नहीं करते हम। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। उस दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने साफ तौर पे कहा था कि जो लोग विपक्ष की तरफ से जेपीसी के मेंबर थे उनको पहले बोलने का मौका दिया गया है वहां पे, और उन लोगों ने सबने अपनी बात रखी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने रखी, संजय सिंह ने रखी, गौरव गोगोई ने रखी, सबने पूरी बात को अच्छे तरीके से, ये भी तो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने भी तो कांग्रेस को लीड करते हैं, वो लोगों ने अपनी बात रखी है। लेकिन वो सजेशंस माने कहां गए? ना वो जेपीसी में माने गए, नहीं जो वहां सुझाव दिए गए वहां संसद में माने गए। इन्होंने तो जोर जबरदस्ती से पास करवा लिया। तो पास करवा लिया तो बहुत सारे लोगों ने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट उस पे। आप अपनी प्रक्रिया कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से पास करवा लिया और अब वो कोर्ट में चला गया है। देखिए, जोर जबरदस्ती के ऊपर तो मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ हेमंत जी। इंडिया अलायंस का ये गठबंधन दल था, उन्हीं के एक सिटिंग एमपी ने, जिनका नाम था कल्याण बनर्जी, उन्होंने जब जेपीसी की मीटिंग हेड हो रही थी तो जगदम्बिका पाल जी जो वहां के जेपीसी के हेड थे, उनके ऊपर एक कांच की बोतल जो पानी की रखी हुई थी उसको टेबल से स्मैश किया, और स्मैश करने के बाद में हिट किया। वो एक किस्मत थी कि जगदम्बिका जी जो है वो थोड़ा किनारे हो गए और वो बोतल जाकर के कुर्सी पर लगी। तो जोर जबरदस्ती किसने करी, किसने लोकतांत्रिक तरीके से उस सदन की गरिमा को भंग किया, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पर जहां तक बात अभी रही इन चीजों की रही, तो पहली बात यह है कि आज जो 3 चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कल की सुनवाई पे चीजों को कल सुनवाई करेगी, उसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके ऊपर इतने तरीके की जो ये मनगढ़ंत जो है वो बातें कर रहे हैं या जिस प्रकार से अशांति फैलाई जा रही है। सबसे पहली चीज ये है कि उन्होंने ये कहा कि साहब अगर कलेक्टर किसी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे जब भी वो सुनवाई करते हैं तो उसको डीनोटिफाई नहीं करें जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं होती। वो केवल एक सिंपल सा उनका एक पर्पस था कि शांति बनी रहे। बड़ा यहाँ पे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये राज्य वो, ये सारे प्रियम्बल में से एक सेक्युलर वर्ड को उठा लिया गया। क्या प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड नहीं है? क्या प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड नहीं है? क्या प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड नहीं है? क्या प्रियम्बल में इक्वालिटी वर्ड नहीं है? क्या आप इन सबको दरकिनार करके केवल एक सेक्युलर वर्ड को पकड़ के चल सकते हैं? हम इक्वालिटी किसके बीच में लाना चाहते हैं? आज यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बैठकर के वक्फ बोर्ड का राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उसके साथ में तुलना कर दी। क्या हमने ये कहा कि अजमेर दरगाह की जो समिति है उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, या उसके अंदर, या इन्होंने अगर ठीक तरीके से 2025 का बिल पढ़ा होता, मेरे सामने है ये जो बार बार यहाँ पे शाहीन जी भी बैठ करके कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं। आप कम से कम ये पढ़कर तो आइए, नॉन मुस्लिम मेंबर्स अगर ऐड भी हो रहे हैं तो कौन हो रहे हैं? जनप्रतिनिधि ऐड हो रहे हैं, वहां के एमपी ऐड हो रहे हैं, वहां के एमएलएज ऐड हो रहे हैं, 2 राज्य सरकार के अधिकारी ऐड हो रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाला हिंदू भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक मुस्लिम है, क्योंकि वो उनका प्रतिनिधि है। वो उसके लिए जो जनता है वो बिल्कुल समान है, वो समभाव से देखता है। हमने कभी आपकी तरह बंटवारे की राजनीति नहीं करी। तो अगर ये लोग उस काउंसिल के अंदर शामिल होते हैं तो वहां के लोगों की भी जो है आवाज बनती है। हेमंत जी, एक डाटा मैं आपको बताती हूँ, ये जो यहाँ बैठ के न्याय की बात कर रहे हैं ना, 58,000 जो केस दर्ज किए हुए हैं वक्फ के, उनमें से तकरीबन 10,000 केस ऐसे हैं जो मुस्लिम भाई बंधुओं द्वारा ही वक्फ बोर्ड में गए हैं। यानी कि 10,000 से ज्यादा तो मुस्लिम ही पीड़ित हैं अपने ही बोर्ड से। तो क्या उनके अंदर इक्वालिटी की बात नहीं होनी चाहिए?
चाहिए, या उनको जस्टिस की बात नहीं होनी चाहिए, या उनके उद्धार की बात नहीं होनी चाहिए? हमने एक बात पहले भी क्लियर करी कि ये जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो ही नहीं रहा, वक्फ बाय यूजर है। आज हम ये नहीं कह रहे कि यहां पर अगर मस्जिद बनी हुई है तो हम इस मस्जिद को हटा देंगे और इसको सरकार अपनी संपत्ति में ले लेगी। हम उन प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं जिन प्रॉपर्टीज को अगर ठीक तरीके से मैनेज किया जाए तो उनसे जो आय सृजित होगी वो उसी समाज की विधवाओं के लिए, उसी समाज की बेवाओं के लिए, उसी समाज की जो ऑर्फन बच्चे हैं उन लोगों के विकास के लिए समर्पित हो सकता है। और जो भू माफियाओं का यहाँ पे एक राज चल रहा है उस राज को खत्म किया जा सकता है। तो हम बात न्याय की कर रहे हैं, उसी समाज के अंदर कर रहे हैं। एक डाटा मैं आपको हेमंत जी और बताती हुई, जो कांग्रेस बहुत ज्यादा एक धर्म विशेष की हितैषी बनती है ना, मैं आपको दो डाटा बताती हूं। पहला ये कि 2014 के अंदर जो हमने एनालिसिस हुआ उसके अंदर पाया गया कि देश के अंदर 15% जो है वो मुस्लिम्स निवास करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब पीएम आवास योजना आई, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीबों का है, तो उन्होंने क्या गलत कहा? गरीबों में कहा तो उन्होंने धर्म में बांटा क्या? आज पीएम आवास योजना के अंदर कुल लाभार्थियों में से 31% लाभार्थी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के भाई हैं, मुस्लिम समुदाय की बहनें हैं। आज उज्ज्वला योजना अगर हमने 100 कनेक्शन दिए तो 37 कनेक्शंस जो हैं वो उस समुदाय की बहन बेटियों के पास में गए हैं। आज मुद्रा लोन अगर हमने 100 लोगों को बांटे हैं तो 36 लाभान्वित लोग जो मुद्रा लोन से हुए हैं वो उस समुदाय के लोग हुए हैं। 15% की आबादी पर हमने जस्ट डबल दिया है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में यहाँ पर इक्वालिटी, मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि देश के संपत्ति पर पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का है, तब आपको फिर क्यों अल्पसंख्यकों का अधिकार है? मगर मोदी जी ने कहा अल्पसंख्यकों का नहीं, गरीबों का अधिकार है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक में भी कोई गरीब है तो वो हमारे लिए जाती है और उसका जो है वो विकास करना ही हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए हेमंत जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा कि पहला हक अल्पसंख्यकों का। उन्होंने सभी वर्गों की बात कही थी, SC ST अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में अकेले मुसलमान नहीं होते, आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैंने कब कहा कि अल्पसंख्यक मुसलमान है? आप ही बार बार अल्पसंख्यकों से मुसलमान को आप लगातार जातियों में गरीब नहीं होते, जो डिस्क्रिमिनेशन आप लोग कर रहे हैं और जो जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गरीबों का अधिकार है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप बीच में बोले, सुन लीजिए ना आप, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने मॉडरेटर से क्वेश्चन किया, मॉडरेटर से क्वेश्चन किया है, उसके बाद मैंने अपनी बात रखी है, तो आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप बीच में मैंने गलत नहीं बोला है, बात का जवाब दीजिए। बात होती है तो आप आपके मन में सबसे पहले मुसलमान को लेकर के इसको डाइवर्ट क्यों कर देते हैं आप? ये परसेप्शन भी इसी सरकार ने बनाया ना। नहीं, किसने बनाया? तो आपने डाइवर्ट किया ना। का जवाब अगर हमने बनाया होता तो ये विकास के डाटा नहीं बोल रहा होता। एक बात ये बताइए 2014 से पहले क्या हाल था? हेमंत जी, सेंट्रल सर्विसेज के अंदर हेमंत जी, अगर किसी और को बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर ये हमारे 14 से लेकर के और आज 25 के अंदर स्थिति है 9.5% लोगों की प्रतिभागिता है। बोलने कहाँ दिया जा रहा है? आप उनको रोकिए ना, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं सब बातों का जवाब दूंगा, आप चुप तो रहिए, चुप तो रहिए, सुन तो लीजिए। हमने 25 लाख मुसलमानों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है। देखिए, कहाँ से डाटा लेकर सुन लीजिए ना, इनके पास तो डेटा किसी और चीज का है। मेरी बात सुनिए हेमंत जी, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता तो बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिए, कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके संसद में, बता दें। तो आप डेटा की बहुत बात कर रही है, डेटा बताएं ना मुझे, बताएं देश को डेटा क्या है इनके पास, कितने रिप्रेजेंटेटिव नजर आएगा, कितने मुस्लिम को दिया, कितने सिख को दिया, कितने ईसाई को दिया, कितने जैन को दिया। हमारे साथ में मितुल जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा सा देर से जुड़े, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज जो दलीलें दी गई, आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई, उस पर आपका नजरिया क्या है? जी, तो हेमंत जी, आज मुख्य रूप से जो इशू सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था वो एक तो ये था कि जो वक्फ बाय यूजर जो बंद किया है जी इस एक्ट में, तो वक्फ बाय यूजर जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रवैया थोड़ा सख्त था कि आप वक्फ बाय यूजर जो है उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी तक सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है वो ये कहती है कि वक्फ बाय यूजर किया जा सकता है। मतलब अगर जनरली जब भी कोई प्रॉपर्टी दान की जाएगी तो या तो वो किसी डीड के थ्रू की जाएगी, चाहे वो सेल डीड हो चाहे गिफ्ट डीड हो। जनरली वक्फ के केस में गिफ्ट डीड होती है। या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सालों से, सदियों से अगर किसी पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए सार्वजनिक रूप से काम में आ रही है तो उसको भी वक्फ में मान लिया जाता था। जैसे कि कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि बहस के दौरान जामा मस्जिद की काफी बात चली।
कि जामा मस्जिद जो है वो 1400-1500 से है और वो वक्फ बाय यूजर है बेसिकली, है ना, कि उसको यूज किया जा रहा है। अब उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअल में वक्फ होगा। तो ये एक इशू था। जो दूसरा जो मुख्य रूप से जो इशू था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो हैं इसमें गैर मुस्लिम को क्यों सदस्य बना रहे हैं। तो जिसके ऊपर जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने जवाब दिया कि केवल 2 ही सदस्य हैं जो कि गैर मुस्लिम होंगे, और उसके ऊपर शायद उन्होंने समय मांगा है एफिडेविट फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जहां तक कि कल जो है सरकार जो है वो एक और एफिडेविट पेश करेगी इस मसले के ऊपर कि केवल 2 ही सदस्य होंगे जो कि गैर मुस्लिम हैं। जी। एक जो तीसरा जो मुद्दा इसमें जो निकल के आया मुख्य रूप से वो ये आया कि जो आर्टिकल 26 जो है, जो कि हर धर्म को ये लिबर्टी देता है, ये फ्रीडम देता है, आजादी देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज कर सकते हैं संविधान की 4 दीवारी के अंदर। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का एक तल्ख सवाल ये था कि क्या आप किसी और धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज करने में किसी उस गैर धर्मी व्यक्ति को आप उसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर भी ये सवाल पूछा और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं इसको स्टे करने का, लेकिन उन्होंने फाइनली कोई ऑर्डर पास नहीं किया है और कल 2 बजे अभी दोबारा से सुनवाई होनी है। वो सुनवाई पूरी हो जाए एक बार मोटा मोटी जो है वो सबके सामने होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही सर्वमान्य होगा, क्योंकि लगातार कुछ लोग ये आरोप उन पर लग रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार।